हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का पार्ट 1 बुक समकालीन विश्व में राजनीति, और चैप्टर फर्स्ट है हमारा शीत युद्ध का दौर। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले यदि मैं आपसे पूछूं कि युद्ध से आप क्या समझते हैं, तो मे बी अप्रोक्स 80% स्टूडेंट के मन में यही विचार चलेगा कि युद्ध का मतलब होता है कि अस्त्र शस्त्र से लड़ा जाने वाला भीषण लड़ाई या मारकाट, यही आप समझेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है शीत युद्ध का दौर, यानी यह एक ऐसा युद्ध था। शीत का मतलब समझते हैं आप लोग? शीत कहने का मतलब होता है कोल्ड, यानी कि ठंडा। तो बिल्कुल यह एक ठंडा युद्ध था, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि यह एक केवल मुंह से बोलकर या यूं कहें कि रेडियो टेलीविजन के माध्यम से क्या किया गया था, लड़ा गया युद्ध था, जिसे आप वाक युद्ध कहते हैं। यानी कि यह एक मस्तिष्क से लड़ा जाने वाला युद्ध था, अपने दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध था, वाद विवादों का यह एक खेल था। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझें तो जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारे आस पड़ोस में, या हम लोग अपने अगल बगल में देखते हैं कभी कभी क्या होता है, लड़ाई होता है तो जिसमें बोलकर, यानी उधर से एक पक्ष उधर से बोल रहा है, एक पक्ष इधर से बोल रहा है, और दोनों के बीच में लड़ाई जमकर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर शीत युद्ध की संज्ञा दे सकते हैं। या एक और एग्जाम्पल अगर सिंपल सा ले लें तो हम लोग कैसे स्टेटस लगाते हैं व्हाट्सएप में किसी को दिखाने के लिए, यानी कि डायरेक्ट उसे ना बोलकर हम लोग उसके प्रति एक अपना भावना स्थिति को उत्पन्न करते हैं, स्टेटस लगाकर उसे दिखाना कि हाँ, अगर मान लीजिए उसके प्रति आपको प्यार है तो उस तरह के गाने डालना, या आपको उससे जलनशीलता है, आपसे उसके किसी प्रकार की दुश्मनी है तो उस प्रकार का स्टेटस डालकर उसे दिखाना। तो यह एक शीत युद्ध की श्रेणी में आता है और इसे ही शीत युद्ध कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले अगर देखिए, हम लोग अगर किसी भी कहानी को अगर आपको समझना है तो उसके अतीत के बारे में पता होना हमें अत्यंत आवश्यक है। अगर आपको उसका अतीत पता रहेगा, यानी उसके पीछे की घटनाओं के बारे में आपको पता रहेगा, तो आपको समझने में क्या होगा, किसी भी चीज़ को आसानी होती है। जैसे आप कभी फिल्म में देखते होंगे तो क्या होता है, कभी कभी फिल्म जब स्टार्ट होता है तो मतलब शुरू से ना दिखाकर बीच से पार्ट स्टार्ट होता है, और कुछ देर जब फिल्म चल जाता है, आधा घंटा या 45 मिनट जब फिल्म चल जाता है, तो उसके बाद उसके पहले वाले पार्ट को दिखाया जाता है। इससे क्या होता है ना कि दर्शक को, देखने वाले को, मतलब जब पीछे की घटनाओं के बारे में पता चलता है, उसके बाद का जो रोमांच उनमें आता है, देखने का जो मजा आता है, उसकी बात ही अलग है। तो हम लोग शीत युद्ध से पहले की कुछ घटनाओं पर चर्चा कर लेंगे और देन आफ्टर हम लोग शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। अगर आप एनसीईआरटी बुक को खोलिएगा तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको पढ़ाया है क्यूबा का मिसाइल संकट। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लाया था, देखिए, क्यूबा का मिसाइल संकट, जो कि कब की घटना है, 1961 की। और अगर हम लोग शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध कब की घटना है, 1945 से 1991 के बीच का जो काल रहा, उसे समकालीन विश्व में, मतलब पूरे विश्व में शीत युद्ध का दौर माना गया, यानी कि द एरा ऑफ द कोल्ड वार। तो 1945 से पहले की घटनाओं पे भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि किस प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर आप मैपिंग के जरिए समझिए, यूरोप महादेश में एक देश है जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जर्मनी, और जर्मनी के बगल में है आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी के बगल में है आपका ऑस्ट्रिया। यहाँ पर अगर मैं आपको इसको मैग्नीफाइड करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं मैप में, देखिएगा एक मिनट। तो यहाँ पर देखिए जर्मनी है, और जर्मनी के बगल में आपको यहाँ पर ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 ईस्वी में, जुलाई 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, और इसका एंड हुआ था नवंबर 1918 ईस्वी में। हुआ क्या था, यूरोप में पहले चलता था पूंजीवादी व्यवस्था था। यूरोप के बहुत जितने भी देश थे, लगभग सभी देशों में पूंजीवादी व्यवस्था था। पूंजीवादी कहने का मतलब होता है कि प्राइवेटाइजेशन, जैसे उस पर किसी भी सरकार का क्या होता है, किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो हुआ क्या, यूरोप में आप ब्रिटेन का नाम सुने होंगे, तो ब्रिटेन में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी। तो ब्रिटेन, जैसे अगर इसका जीता जागता उदाहरण अगर हम लोग ले लें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमारे यहाँ भी आया। और ब्रिटेन क्या करता था, ब्रिटेन का नक्शा मैं आपको दिखा दूँ, हाँ यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था, व्यापारी कच्चे मालों को घरों में सप्लाई करता था और लोग वहां से उस माल को तैयार करके व्यापारी को देते थे। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने सोचा कि हमें कुछ और ज़्यादा फायदा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित की। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें भारत में ही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पर वो लोग आए थे व्यापार करने, और उनका क्या था, फायदे के लिए वो लोग क्या नहीं करते हैं, लालच बुरी वाला होती ही है, तो उनको लग गया लालच का, मतलब उनको फायदे का लग गया चस्का। तो उन्होंने क्या किया, उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। उपनिवेश का मतलब होता है कि दूसरे देशों को गुलाम कर लेना, और वहां से जितने भी जो आपको सामग्री मिले उससे कम दाम पर क्या करना, उपलब्ध करा लेना, अपने और आकर्षित कर लेना, ले लेना।
तो ब्रिटेन क्या करने लगा, ये सब जो यूरोप के अधिकतर देश थे वो लोगों को, अन्य देशों को क्या करने लगे, अपने से कमजोर देशों को उपनिवेश बनाने लगे, और कह सकते हैं कि भारत भी इसका शिकार हुआ। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो ऑस्ट्रिया देश के बारे में मैंने आपको बताया, और ऑस्ट्रिया और सर्बिया। तो आपने पिछले कक्षाओं में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर दूं। हालांकि आपके एग्जामिनेशन में प्रथम विश्व युद्ध से केवल इतना ही पूछने वाला है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी और इसका एंड कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जुलाई 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार की, और 1918 में इसका अंत हो गया था। 4 सालों तक लगभग चला ये। तो यूरोप के अंदर जर्मनी है, और जर्मनी के पास एक ऑस्ट्रिया देश है। तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया में क्या होता है, युद्ध होता है, और इसी का परिणाम प्रथम विश्व युद्ध होता है। होता क्या है कि ऑस्ट्रिया का जो भी पड़ोसी देश होता है, जैसे जर्मनी हो गया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की, ये सब ऑस्ट्रिया का साथ देने लगता है। फिर जो बड़े बड़े देश हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, वो लोगों को ये बात खटक जाता है कि भाई जब लड़ाई हो रही है ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में, तो जर्मनी इसमें क्या कर रहा है, जर्मनी उनका साथ क्यों दे रहा है। तो इधर से क्या करते हैं, सर्बिया के तरफ से ब्रिटेन और फ्रांस और अमेरिका भी क्या करने लगता है, अपना इधर से सहयोग देने लगता है। तो युद्ध धीरे धीरे युद्ध बढ़ते बढ़ते बड़ा एक विकराल रूप ले लेता है। हालांकि ऑस्ट्रिया और सर्बिया तो तुरंत हार मान जाता है, लेकिन जो भी देश अब उसमें लग गए हैं वे लोग लड़ते रहते हैं, और लास्ट में नवंबर 1918 में जाकर जर्मनी अपने घुटने टेक देता है, और वहीं पे प्रथम विश्व युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। तो नवंबर 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर एक संधि किया, जिसे कहा गया वर्साय की संधि। सन 1919 ईस्वी में वर्साय की संधि की गई, और इस संधि के तहत जर्मनी से उसके उपनिवेश को ब्रिटेन और फ्रांस ने क्या कर लिया, छीन लिया। यानी कि जर्मनी पर अब ये लोग क्या करने लगे, अत्याचार करने लगे। लेकिन कहा जाता है ना, उनका समय बदला। जर्मनी में क्या हुआ, 1933 ईस्वी में हिटलर का आगमन होता है। 1933 में याद रखिएगा, हिटलर का आगमन होता है। अब हिटलर ये सोचते रहता है कि किस प्रकार से हमें अपने पुराने जितने भी मुझ पे अत्याचार हुए हैं, मेरे देश पे अत्याचार हुआ है, उसका बदला लेना है। भूलता नहीं, अपने मन में इसके लिए वो रणनीति बनाते ही रहता है कि उधर इटली में एक इटली के मुसेलिनी ने अफ्रीका के यूथोपिया पर क्या कर देता है, हमला कर देता है। अब इधर जर्मनी में उत्साह का माहौल आ जाता है कि भाई चलिए, जर्मनी और इटली में क्या होता है, दोस्ती हो जाता है कि ना, कोई तो मेरा साथ देने वाला एक है। यानी कि इटली और जर्मनी अब क्या होते हैं, आपस में मिल जाते हैं, समझिएगा। और उधर जापान जो रहता है, जापान चाइना पे हमला कर देता है। तो फिर से जर्मनी क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है कि अब हम अकेले नहीं हैं, मेरे साथ कौन कौन है, हम हैं, जर्मनी है, मतलब हम खुद हैं, जर्मनी, इटली और जापान, ये तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, और तीनों मिल जाते हैं। हालांकि देखिए इनकी मंशा क्या रहती है, मैपिंग के जरिए अगर आप समझिए तो इनकी मंशा यही रहती है कि हिटलर चाहता है कि मैं यूरोप का स्वामी बन जाऊंगा, उधर यूरोप वाला भाग ले लूंगा। मुसेलिनी चाहता है कि मैं भूमध्य सागर और अफ्रीका का स्वामी बन जाऊंगा, और जापान चाहता है कि मैं एशिया पे अपना कब्जा करूंगा और एशिया पे अपना राज चलाऊंगा। यानी कि तीनों जो देश थे उनमें गहन मित्रता हो गई थी। और हुआ क्या कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया। याद रखिएगा डेट, 1939 की मैं बात कर रहा हूं, यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। वो 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे क्या कर दिया, हमला कर दिया। और मैं आपको बता दूं, यहां से 2 राष्ट्रों का उदय हुआ, एक आपके धुरी राष्ट्र बने और एक आपका मित्र राष्ट्र बना। धुरी राष्ट्र वैसे राष्ट्र को कहा गया जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में अपना योगदान दिया, मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कराने में जिसका हाथ रहा उसे कहा गया धुरी राष्ट्र, और जो इसका विरोध करते थे उन्हें कहा गया मित्र राष्ट्र। तो विरोधी कौन कौन थे, विरोधी इसका था आपका यूएसएसआर, सोवियत संघ था, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। और जो धुरी राष्ट्र में वही तीनों जो दोस्त थे, इटली, जर्मनी और जापान। तो इटली, जर्मनी और जापान आपके धुरी राष्ट्र में आए, और मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपके सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। तो यहां से आपके एग्जामिनेशन में प्रश्न बनता है ऑब्जेक्टिव में भी कि निम्नलिखित में से कौन धुरी राष्ट्र है, और कुछ आपके इन चारों में से एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और एक आपका दूसरा एग्जाम्पल रहेगा। तो आपको उस तरह से टिक आउट करना होगा। तो कंसेप्ट आप रखिएगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र की। तो 1
सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया। हालांकि जर्मनी किसी को नहीं छोड़ा। जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी को बदला लेना था, जर्मनी के अंदर तो बदले की आग भड़क रही थी, तो जर्मनी ने किसी को नहीं छोड़ा भैया। जर्मनी ने क्या किया, फ्रांस पे हमला किया, फ्रांस से युद्ध किया और फ्रांस को हार मानना पड़ा, यानी कि फ्रांस हार गया। फिर क्या, जर्मनी ने ब्रिटेन पे भी युद्ध का लिए ललकारा और युद्ध किया, हमला किया, लेकिन ब्रिटेन नहीं हारता है। याद रखिएगा, फ्रांस हार जाता है लेकिन ब्रिटेन नहीं हारता है। फिर जर्मनी मानता कहाँ है, 1941 में इन्होंने सोवियत संघ पे भी हमला आक्रमण बोला। अब जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका सोवियत संघ है, तो यहाँ इधर से अमेरिका से सोवियत संघ मदद मांगता है कि भैया जब हम पे हमला हो रही है तो तुम उधर से मदद करो, बट अमेरिका इसका मदद करता उड़ता नहीं है, उस टाइम नहीं करता है। तो जापान इसको छोड़ने वाला कहाँ था, जापान ने क्या कर दिया, अमेरिका के मिलिट्री कैंप को, यानी कि सैनिक अड्डा था, मिलिट्री स्टेशन था, तो जापान ने यूएसए के मिलिट्री स्टेशन को क्या कर दिया, उड़ा दिया। फिर 2 साल बाद अमेरिका भड़क गया, अमेरिका मतलब भड़क गया, और 2 साल बाद इसने युद्ध में क्या कर लिया, अपना हिस्सा जमाया, भाग लिया, युद्ध में भाग लिया और युद्ध में आकर खड़ा हो गया। और इसने जब युद्ध करना शुरू किया तो सबसे पहले इटली को घुटना टेकना पड़ा। इटली क्या किया, सबसे पहले सरेंडर बोल दिया, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं, मैं ये युद्ध हार गया हूं। फिर क्या हुआ, जर्मनी को भी घुटने टेकने पड़े, जर्मनी भी बोला कि हाँ, सेकंड में जर्मनी बोला कि मैं भी युद्ध हार गया हूं, अब मैं युद्ध नहीं लड़ सकता हूं। और जापान बोलने ही वाला था कि अमेरिका ने क्या किया, जापान पे ताबड़तोड़ मतलब ताबड़तोड़ 2 परमाणु हमले किए। एक परमाणु हमला, आपके एग्जामिनेशन में डेट भी पूछा जाता है, तो एक परमाणु हमला याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को किया गया जापान के एक शहर हिरोशिमा पर, और उसमें जो परमाणु बम का गुप्त नाम था उसे रखा गया था लिटिल बॉय। याद रखेंगे, परमाणु बम का गुप्त नाम था लिटिल बॉय। और फिर 9 अगस्त 1945 को ही दूसरा परमाणु हमला कर दिया, फिर से अमेरिका ने जापान के एक और शहर पे, उस शहर का नाम था नागासाकी, और नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम क्या कर दिया, छोड़ दिया। यानी कि 2 परमाणु बम, एक 6 अगस्त 1945 को आपका लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन। तो आपके एग्जामिनेशन में यह भी पूछा जाता है कि बताइए हिरोशिमा पर कौन सा बम, उस परमाणु बम का गुप्त नाम क्या था। अब जैसे ही इधर अमेरिका परमाणु बम को छोड़ता है इस पे, जापान पे, अब इधर सोवियत संघ को लगा बहुत बड़ा झटका। क्या कि आखिर आज तक हमको पता नहीं था कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण भी कर रखा है, मतलब इसने बताया नहीं था, मतलब गुप्त था, ये सोवियत संघ से गुप्त रखे हुए था। हालांकि दोस्त थे, ये मित्र राष्ट्र, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे का विरोध करते थे, तो मित्र बन गए थे मित्र राष्ट्र से। लेकिन बात तो शेयर करनी चाहिए ना, तो अमेरिका ने बात शेयर नहीं किया था। हालांकि इनको पता था परमाणु बम के, ब्रिटेन और फ्रांस को परमाणु बम के बारे में पता था कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर रखा है, बट सोवियत संघ को नहीं पता था, तो उसे तो लगा झटका। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पे हमला किया था उस समय भी अमेरिका ने उसका साथ नहीं दिया था, और फिर एक परमाणु बम की बात भी उसने क्या कर ली थी, छुपा ली थी। इससे सोवियत संघ मन ही मन क्या कर लिया, अमेरिका से द्वेष कर लिया, मतलब उससे मतलब क्या हो गई, उसकी दोस्ती क्या हो गई, खराब हो गई। मतलब अंदर से वो, मतलब बाहर से दिखाते थे कि दोस्त है, लेकिन अंदर से दोस्ती नहीं था। यहां पर ये हुआ। तो और फिर बाद में पूछा गया कि बताइए आप, जापान जब घुटने टेकने वाला था, भाई इटली ने घुटना टेक दिया था, जर्मनी ने अपने घुटने टेक ही दिए थे, मतलब हार मान ही लिया था, और जापान भी हार मानने ही वाला था, तो आपने उस पर परमाणु बम क्यों फेंका, परमाणु हमला क्यों किया। तो देखिए अमेरिका बहुत दिमागी था। अमेरिका क्या चाहता था, ये चाहता था, सोवियत संघ उस समय, सोवियत संघ पे भी पावर था, तो वो चाहता था क्या कि मैं दिखाऊं इस दुनिया को कि देखो मुझसे कोई शक्तिशाली नहीं है। मतलब अपना वो नया रणनीति खेल रहा था। कहा जाता है ना, राजनीति में क्या कुछ कब हो जाए ये पता नहीं, सबको अपनी सत्ता का ही क्या रहता है, तो फिक्र रहता है, यानी कि सत्ता के लिए जीते हैं और सत्ता के लिए मरते हैं। तो ये भी अपने अस्तित्व के लड़ाई में, अपने मतलब पावरफुल बनने के चक्कर में इसने क्या कर दिया था, परमाणु हमला कर दिया था। क्योंकि जब घुटने टेकने वाला भैया, तो उस पर परमाणु हमला करने से क्या फायदा, वो तो हार मानने वाला था। यानी जापान को इन्होंने, अमेरिका ने क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और यहां से आपके 2 राष्ट्रों का क्या हो गया, उदय हो गया, 2 महाशक्तियों का क्या हो गया, उदय हो गया। याद रखिएगा 1945 तक आपका चला ये द्वितीय विश्व युद्ध। मैंने आपको समझाया 1914 से 1918 तक चला आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार, और सेकेंड वर्ल्ड
वर्ल्ड वार आपका कब चला, 1939 से लेकर 1945 तक, और 1945 से लेकर 1991 का जो ये सफर रहा, इधर का सफर, इसे आप कहेंगे द एरा ऑफ द कोल्ड वार, यानी कि शीत युद्ध का दौर। अब यहाँ पर समझिए, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दो राष्ट्र आपके क्या होते हैं, अस्तित्व में रहते हैं। दो महाशक्तियों का क्या होता है, उदय होता है। कौन कौन, यूएसएसआर और अमेरिका का। और यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना है कि जो आपका शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध का सेंटर आपका जर्मनी ही रहा है, शीत युद्ध का सेंटर जर्मनी रहा है। और हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और देखिए 1945 में यूएनए की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे, बात करेंगे कि दो महाशक्तियों का जो उदय हुआ आपका, कौन कौन दो महाशक्ति थे, सोवियत संघ और अमेरिका, तो इनका उदय हुआ। और यहीं पे क्या हुआ, वाद विवाद का यहाँ पर प्रतिक्रिया चलते रहा। मतलब कि सोवियत संघ ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था और अमेरिका ने भी परमाणु परीक्षण कर लिया था, और दोनों महाशक्ति ही थे। तो ऐसा था कि अगर मान लीजिए अमेरिका छोड़ता है, उस पर दोनों के अंदर क्या था, द्वेष की भावना चलती थी। बाहर से तो ये लोग दिखाते थे कि हम लोग मित्र हैं, लेकिन अंदर से लोग मित्र नहीं थे। तो दोनों के अंदर द्वेष की भावना चलती थी। और हालांकि अमेरिका के पास भी परमाणु बम और सोवियत संघ के पास भी परमाणु बम, अगर हमला करे भाई तो अमेरिका भी नहीं बचेगा और सोवियत संघ भी नहीं बचेगा। मतलब मान लीजिए कि अमेरिका ने एक हमला किया तो सोवियत संघ का तो कुछ तो पार्ट बच जाएगा, तो फिर सोवियत संघ दूसरा हमला अमेरिका पे कर देगा, तो फिर अमेरिका कहाँ से बचेगा। मतलब अमेरिका भी विनाश और वो भी विनाश। और लोग तो ये लोग चाहते थे कि, मतलब ये चाहता था, सोवियत संघ और अमेरिका चाहता था कि हम लोग क्या बने, महाशक्ति बनकर उमड़े। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर युद्ध होगा, मतलब सोचा कि युद्ध होगा तो हम लोग क्या हो गए, जान माल की हानि हो गई, मतलब बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो 1945 से लेकर 1991 तक क्या चला, तो वाद विवादों का खेल चलता रहा। मतलब वो उस पर कुछ तंज कसते रहे रेडियो टेलीविजन के माध्यम से, और वो उधर से कुछ तंज कसते रहे। मतलब किसी भी अस्त्र शस्त्र से युद्ध नहीं किया गया, केवल वाक युद्ध चला, बोलकर लड़ाई चला, बोल बोलकर लोग लड़ाई करते थे, उसी को कहा गया शीत युद्ध का दौर। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दो महाशक्तियों के उदय के बारे में, अमेरिका और सोवियत संघ के बारे में। उम्मीद है कि आपको आज का ये कंसेप्ट समझ में आया होगा और आपको क्लियर हो गया होगा कि शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो कि किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ा गया था। और किस प्रकार से शीत युद्ध की शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया था कि अगर आप पीछे की घटनाओं को पढ़ लेते हैं तो आगे की घटनाओं को समझने में क्या होती है, आपको मदद मिलती है। यानी कि अगर आपको पीछे का कंसेप्ट, किसी भी कहानी को समझने के लिए अतीत के बारे में पता होना क्या है, जरूरी है। तो अभी आपको पता चला कि किस तरह से 1914 से 1918 तक की कहानी चली, फिर द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक की कहानी चली, और फिर हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि 1945 से 1991 के बीच में क्या हुआ। एनसीईआरटी में सबसे पहले क्यूबा का मिसाइल संकट पढ़ाया था। क्यूबा जो कि एक अमेरिका के बगल में एक छोटा सा देश है, तो ध्यान रखिएगा। तो हम लोग क्यूबा से न शुरुआत करके हम लोगों ने एक अपने कंसेप्ट की तरफ से मतलब शुरुआत किया, ताकि हम लोग को समझ में अच्छे से आ सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई हो। वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया। बाकी हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे से मैपिंग के जरिए भी समझेंगे और पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर ऑल ऑफ यू।